नमस्कार। आज हम डिप्रेशन यानी अवसाद पर मिली एक खास जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है डिप्रेशन, समझ और समाधान की ओर। तो चलिए देखते हैं कि ये सामग्री इस मुश्किल विषय पर क्या कहती है। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझे और शायद कुछ नई राहें भी देखें। बिल्कुल। और मुझे लगता है शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि डिप्रेशन सिर्फ मूड खराब होना या आप जानते हैं कुछ दिन की उदासी नहीं है। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। जी, ये एक आप कह सकते हैं एक मानसिक अवस्था है जो हमारे सोचने के तरीके, महसूस करने और रोज के काम करने की क्षमता पर गहरा असर डालती है। मतलब हफ्तों या महीनों तक असर रह सकता हाँ है। बिल्कुल। इसमें अक्सर एक अजीब सा खालीपन लगता है या जैसे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, ऊर्जा की कमी, और वो चीजें भी अच्छी नहीं लगती जिनमें पहले मजा आता था। अच्छा, तो वो कौन से आम संकेत हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए इस जानकारी के हिसाब से? देखिए, वैसे तो हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग होता है, पर कुछ आम लक्षण जिनका जिक्र है वो हैं जैसे लगातार उदासी या वो खालीपन वाली भावना जो मैंने कही। बहुत ज्यादा थकान, मतलब इतनी थकान कि सुबह बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लगे। या फिर नींद में गड़बड़ी। नींद में गड़बड़ी मतलब कम सोना या ज्यादा? दोनों हो सकते हैं। या तो बिल्कुल नींद नहीं आती या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने लगते हैं। और हाँ, चीजों में दिलचस्पी कम होना। हाँ, वो जो आपने पहले कहा, एक्टिविटीज में मन ना लगना। जी। और इसके साथ ही व्यक्ति खुद को बहुत कोसने लगता है, बेकार महसूस करना, खुद की आलोचना करना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ मन का वहम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वास्तविक संकेत हैं। अच्छा, तो फिर इसके कारण क्या कोई एक वजह होती है डिप्रेशन की? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये जानकारी साफ कहती है कि कोई एक सिंगल कारण नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें कहते हैं, सेरोटोनिन वगैरह। हाँ, जैसे सेरोटोनिन, उनका बैलेंस बिगड़ना एक कारण हो सकता है। फिर पुराने कोई भावनात्मक सदमे या आघात, और जिंदगी के बड़े तनाव, बिल्कुल, जैसे कोई करीबी रिश्ता टूट जाना, नौकरी चले जाना या कोई बड़ा नुकसान, ये सब ट्रिगर कर सकते हैं। और जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। मतलब अगर परिवार में किसी को रहा हो तो? हाँ, तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। और कभी कभी कुछ शारीरिक बीमारियां या दवाइयां भी इसका कारण बन सकती हैं। पर जरूरी बात यह है कि कारण चाहे जो भी हो, मदद और समाधान मौजूद है। और समाधान की तरफ पहला कदम सबसे जरूरी क्या बताया गया है? स्वीकार करना, ये मानना कि हाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है और शायद मुझे मदद की जरूरत है। ये सुनने में आसान लगता है पर शायद करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, पर जैसा इस जानकारी में कहा गया है, ये कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की बात है, पहला कदम उठाना। सही कहा। अच्छा, तो मान लिया किसी ने स्वीकार कर लिया, फिर प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, तो व्यवहारिक कदमों की बात करें तो सबसे पहले एक्सपर्ट की मदद लेना। जैसे कोई साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक या फिर कोई काउंसलर। थेरेपी बहुत मदद कर सकती है। थेरेपी जैसे वो सीबीटी जिसका जिक्र था? हाँ, सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये हमारे सोचने के जो नेगेटिव पैटर्न बन जाते हैं और व्यवहार, उनको पहचानने और बदलने में मदद करती है। ये काफी प्रभावी मानी जाती है। अच्छा, ये तो हुई एक्सपर्ट हेल्प की बात। और अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? खुद पर थोड़ा रहम करना, सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। अक्सर लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं, जो ठीक नहीं। ये होता है। एक रूटीन, एक दिनचर्या बनाने की कोशिश करना, इससे थोड़ी स्थिरता आती है। और छोटे छोटे कदम उठाना, बहुत बड़े लक्ष्य नहीं। छोटे कदम मतलब? जैसे बस 5 मिनट के लिए टहलने निकल जाना, या थोड़ी देर धूप में बैठना। करेक्ट। किसी भरोसे वाले दोस्त को फोन कर लेना। या ये छोटी चीजें धीरे धीरे फर्क लाती हैं। शरीर का ध्यान रखना, उसका भी जिक्र होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा खाना, मतलब संतुलित भोजन, नींद पूरी करने की कोशिश जितनी हो सके, और थोड़ा हल्का व्यायाम, क्योंकि शरीर और मन वो जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। और एक दिलचस्प बात और है इसमें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करने और माइंडफुलनेस यानी ध्यान का अभ्यास करने की भी सलाह है। माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान में रहने का अभ्यास। जी, अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना, इससे थोड़ा मानसिक बोझ कम हो सकता है। और किन चीजों से बचने को कहा गया है जो नुकसान कर सकती हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे खुद को सबसे एकदम काट लेना
बिल्कुल अकेला कर लेना। आइसोलेशन, हाँ। जी, और नशे का सहारा लेना, शराब या ड्रग्स, ये उस वक्त शायद राहत दें पर लंबे समय में प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। और हाँ, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, खासकर सोशल मीडिया पर शायद, बिल्कुल। वो अक्सर हमें और ज्यादा बुरा महसूस कराता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जो समझनी चाहिए। डिप्रेशन में ना अक्सर ऐसा लगता है कि ये हालत कभी ठीक नहीं होगी, ये अंधेरा कभी नहीं हटेगा। हाँ, एक नाउमीदी सी छा जाती है। जी, लेकिन ये जानकारी साफ कहती है कि ये जो नाउमीदी है ये खुद डिप्रेशन का एक लक्षण है, ये सच्चाई नहीं है। ये जानना शायद थोड़ी हिम्मत दे कि ये फीलिंग भी बीमारी का हिस्सा है। बिल्कुल। बदलाव मुमकिन है, सही मदद से, अपनों के साथ से और अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशों से। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप थके हुए हैं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। और थकान का इलाज क्या है? आराम, सहारा और वक्त। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो डिप्रेशन एक गंभीर, मुश्किल स्थिति है, पर इसे समझा जा सकता है और इससे निकलने के रास्ते हैं। हाँ। स्वीकार करना, मदद लेना और खुद के प्रति थोड़ा नरम होना, शायद यही मुख्य बातें हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल या एक विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर हम समाज के तौर पर ये ज्यादा अच्छे से समझे कि डिप्रेशन का एक बायोलॉजिकल बेस भी है। हाँ, वो केमिकल्स वाली बात। जी, कि ये सिर्फ मन की कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि इसमें दिमाग की केमिस्ट्री भी शामिल है। बिल्कुल। तो क्या इससे वो जो मदद मांगने में झिझक होती है, वो जो स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक जिसे कहते हैं, हाँ, वो कलंक, क्या वो कुछ कम हो सकता है? शायद इस पर सोचने से कुछ फर्क पड़े। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस नजरिए से देखने पर हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा समझदार हो पाएं और मदद लेना और देना दोनों आसान हो जाएं। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी किसी के काम जरूर आएगी।